नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब कल अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे, तब उन्होंने एक अचानक घोषणा कर दी कि आने वाले 2 दिनों में वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो जनता की अदालत में जाएंगे और वहां से वो जनता का फैसला मानेंगे। मतलब सीधा सीधा है कि वो चुनाव के नतीजों से ये फैसला करना चाहते हैं कि वो दोषी है या नहीं। लेकिन इन सब में उनके इस्तीफे वाली बात को कल पूरे दिन भारत की राजनीति में एक तूफान खड़ा कर दिया। कोई राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहा था कि केजरीवाल जी ने ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जमानत के प्रतिबंध की वजह से लिया है। अब जो लोग नहीं जानते तो उन्हें शॉर्ट में ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी है, जमानत के वक्त उन्होंने कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली के सीएम ऑफिस और सचिवालय में जाने से मना कर दिया है। उसी के साथ साथ बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के वो किसी भी फाइल को साइन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक इस प्रतिबंध को एक वजह मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने की बात कही है। लेकिन दोस्तों, मैं इस पर सहमत नहीं हूं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जेल में होने के बावजूद अपने दिल्ली सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ पाए, बल्कि उन्होंने किसी और को भी ना ही अंतरिम सीएम बनाया और ना ही अस्थायी कार्यवाहक चीफ मिनिस्टर बनाया। तो आप ये सोच सकते हैं कि उनके ही पार्टी के बाकी नेताओं पर उनका कितना भरोसा है। और खास करके अब जब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, तो उस केस में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पद छोड़ने का कोई भी नैतिक दबाव उन पर नहीं है। और वैसे भी सब लोग ये जानते हैं कि दिल्ली में आपका मतलब अरविंद केजरीवाल जी है, तो वो दिल्ली के अलग अलग मंत्रालयों को अपने ही नेताओं को देकर उनसे जो चाहे वो काम करवा ही सकते हैं। ये उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होगी। तो फिर वो बस सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाए जाने के लिए इतना बड़ा फैसला क्यों उठाएंगे? अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे बीजेपी के बनाया हुआ दबाव तंत्र का नाम दे रहे हैं। दबाव के तहत लिया गया निर्णय ये बिल्कुल नहीं रगला है। आप खुद ही सोच कर देखिए कि बीजेपी के दिल्ली विधानसभा में विधायक है बस 8, और जब आम आदमी पार्टी के खुद के 70 में से 62 विधायक है। अब जिस पार्टी के पास 62 विधायकों का बहुमत है, वो क्या बस 8 विधायक वाली किसी भी पार्टी के दबाव में आ जाएगी? मतलब इतने नैतिक मूल्य और इतनी नैतिकता आज के समय में भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है, ये सब जन जानते हैं। अब कुछ राजनीतिक विश्लेषक इसे जोड़कर देख रहे हैं उन बीजेपी विधायकों की चिट्ठी को लेकर जो हाल ही में राष्ट्रपति महोदया जी ने गृह मंत्रालय को भेजी थी, जिसमें दिल्ली में आप सरकार की हटाने को मांग रखी गई थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप देखोगे तो बंगाल में इतने नाजुक हालात होने के बावजूद भी वहां पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति शासन लगाने में हिचकिचा रही है। तो आपको क्या सच में लगता है कि दिल्ली जैसी सरकार को बर्खास्त करने का रिस्क अभी की भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेगा? और मुझे तो ये कारण वैध भी नहीं लग रहा है। मुझे इस इस्तीफे के पीछे 2 प्रमुख अलग वजह दिख रही है, जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली वजह जो मुझे दिखाई दे रही है वो है अपनी खोई हुई साख बचाना। देखिए दोस्तों, भारत की राजनीति में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी किसी ना किसी विचारधारा से उभर कर आई है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी की मूल विचारधारा हिंदुत्व की है, तो जो भी लोग हिंदुत्व की विचारधारा को मानते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, या फिर आप उनको समर्थक कह सकते हो। अब इसके बाद ये कोर वोटर्स नैतिक मूल्य या नैतिकता को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना वो अपनी उनकी कोर विचारधारा को देते हैं। अब इसका उत्तम एग्जाम्पल है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सैयद की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन बना लिया था।
लेकिन क्या इस गठबंधन से उनका कोर वोटर नाराज हुआ? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 को हटा दिया। तो ये उनके कोर वोटरों के लिए एक उनका एजेंडा या विचारधारा की जीत हुई। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि क्या आप उस नैतिक मूल्य या नैतिकता को उतना महत्व देते हो जब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात आती है। लेकिन ये वही चीज़ आम आदमी पार्टी के लिए लागू नहीं हो सकती, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि आम आदमी पार्टी का जन्म एक आंदोलन से हुआ है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था। और जब कोई भी राजनीतिक दल इस तरह के आंदोलन से उभरता है तो उसमें काम करने वाले नेता हो या कार्यकर्ता हो एक उच्च नैतिक मूल्य और नैतिकता वाले मानसिकता के साथ आते हैं। लेकिन थेरी वाली राजनीति करना और प्रैक्टिकल राजनीति करना, मतलब किताबी राजनीति में और असली जीवन की व्यवहारिक राजनीति में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसीलिए कभी कभी किताबी राजनीति के मूल्य और सिद्धांत वास्तविक राजनीति में काम नहीं कर पाते। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी राजनीति बनाने में लग गए तब उन्होंने नैतिक मूल्य और नैतिकता की इतनी परवाह की ही नहीं, जिसके बाद धीरे धीरे उनके काफ़ी साथी उन्हें छोड़कर चले गए, जिसमें कुमार विश्वास भी थे, प्रशांत भूषण भी थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी का जो कोर वोटर हुआ करता था, जो आम आदमी पार्टी को एक नैतिक मूल्यों वाली पार्टी के तौर पर देखता था, उसका भी आम आदमी पार्टी से मोहभंग होने लगा। और ये अरविंद केजरीवाल पहले ही समझ गए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 62 विधायक होने के बावजूद, कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के बावजूद दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एक भी लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी नहीं जीत पाई, जो कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए एक शर्मनाक हार थी। इसीलिए आने वाले विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए अपनी पार्टी के हालात खराब होने से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने एक तरह का सहानुभूति का कार्ड खेला है, जो इस इस्तीफे के रूप में देखा जाना चाहिए, ताकि जो मतदाता या फिर जो कोर वोटर उनसे दूर जा रहे थे वो उन्हें फिर से वही नैतिकता और नैतिक मूल्य को दिखाकर उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए फिर से आम आदमी पार्टी के साथ जोड़ पाए। क्योंकि कल के ही भाषण में अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा देने के साथ साथ दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी फरवरी 2025 से पहले ही नवंबर 2024 में कराने की बात भी की थी। अब चलते हैं हमारे दूसरे कारण पर या फिर दूसरी वजह पर, वो है पार्टी में चल रही सत्ता की लड़ाई को रोकना। अब वैसे बाकी पार्टियों के मामले में आम आदमी पार्टी के अंदर की गुटबाजी अभी उतनी ज़्यादा बाहर नहीं आई है, और ये इसीलिए भी हुआ क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल जी ही आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता थे। लेकिन जैसे ही उन्हें जेल में जाना पड़ा, उसके बाद अगला नेता कौन होगा इसकी रस्साकशी आम आदमी पार्टी में धीरे धीरे शुरू हो गई थी। इसी वजह से अगर आपको याद होगा तो जब अरविंद केजरीवाल जी की जेल हुई थी तब भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं का नाम सामने आया था, जिन्होंने ना ही उस वक्त के ट्विटर माने एक्स हैंडल पे इस गिरफ्तारी के विरोध में ना ही कुछ लिखा था और ना ही कुछ बोला था। तभी से अरविंद केजरीवाल के बाद कौन, ये बहस धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चर्चा का विषय बन रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, ये दोनों ही अरविंद केजरीवाल जी के बाद दो बड़े नेता हैं जो आम आदमी पार्टी से आते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने अपना इस्तीफा देकर इन दोनों बड़े नेताओं या फिर इन जैसे बड़े नेताओं को एक तरीके का गुगली बॉल डाला है, और उनके सामने यह एक उदाहरण सेट किया है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में जाने का सोच रहे हैं, उसी तरह उनको भी जनता की अदालत में जाना चाहिए। मतलब सरल शब्दों में उन्हें किसी भी पोस्ट या किसी भी पोजीशन की लालसा नहीं रखनी चाहिए, और इसी के साथ शायद वो अपनी पत्नी का भी रास्ता राजनीति में साफ कर रहे हो, क्योंकि दिल्ली में सीएम पद के लिए सबसे सुरक्षित विकल्प तो अंत में उनकी पत्नी ही है, और अगर वो सीएम बनती भी है तो भी सब कुछ केजरीवाल जी के हाथों में ही रहेगा। क्योंकि अगर कोई और बड़ा आम आदमी पार्टी का नेता चीफ मिनिस्टर बन गया तो हो सकता है कि वो अरविंद केजरीवाल जी की ना भी सुने, और आखिर के कुछ महीनों में कुछ लोकप्रिय घोषणा को करके
दिल्ली की जनता के मन में अपनी एक अच्छी छवि बना ले जाए और फिर चुनाव के बाद उसी नए नाम को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ जाए, ये भी डर शायद अरविंद केजरीवाल जी के दिल में हो सकता है। और शायद इसीलिए उन्होंने इस्तीफा देकर एक तरीके से अपनी ही पार्टी के अंदर चल रहे अपनी विरोधी गतिविधियों को या विरोधियों को लगाम कसने की कोशिश की हो। अब यही दोनों मुख्य कारण, लेकिन हाँ, ऐसा मुझे लगता है हो सकता है कि मुझसे गलती भी हो सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, आपकी इस पे क्या राय है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।